Hi everyone. Today topic is Keynesian theory of employment. Its topic is microeconomics which inspired to Achaluja book chapter 4. तो सबसे पहले हम जानते हैं केंजियन रिवोल्यूशन क्या है। सबसे पहला इंट्रोडक्शन समझेंगे हम इसका, फिर हम समझेंगे कि केंजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इसका प्रिंसिपल इफेक्टिव डिमांड क्या है। इफेक्टिव डिमांड का जो सिद्धांत दिया था केंज ने, उसके कंसेप्ट को समझेंगे। फिर हम पूरी जो केंजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है एक बार इसकी समरी देख लेंगे, इसमें क्या बताया गया है। फिर जो इस केंज ने मनी और वेज रिजिडिटी मतलब कठोरता, मतलब क्या कहा गया था, क्या हुआ ये, तो वेज रिजिडिटी का मतलब कठोरता। तो क्या कहा गया था कि ये जो कठोर होते हैं मतलब प्राइस और में एकदम वेज में चेंज एकदम नहीं आता, उस चीज़ के बारे में समझें क्या बताया इसने। व्हाट क्यूज डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन क्या होता है, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट और केंजियन की जो व्यू, इस चीज़ को समझेंगे। तो शुरू करते हैं केंजियन रिवोल्यूशन इंट्रोडक्शन से। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट were the view there are always full employment in the economy, there is always tendency to the full employment in the economy। मतलब क्या कहा है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जोर देते थे, कहते थे कि इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगी, और इसकी तरफ उन्होंने ओपन बिलीफ दिया था। सेज लॉ पे इनका ज़्यादा ही विश्वास देखने को मिलता है, सेज लॉ ऑफ मार्केट के ऊपर। इसमें क्या कहा गया था कि सप्लाई अवन इट्स क्रिएट डिमांड, मतलब क्या है कि आप कुछ मार्केट में कुछ भी बेच रहे हो तो वो मार्केट में बिकेगा, अपने आप डिमांड उसकी क्रिएट हो जाएगी। इन्होंने ये कंसेप्ट दिया। तो जो थ्योरी थी, जो दे थॉट, वे सोचते थे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में, जो एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में इन्होंने फ्री और परफेक्ट कंपटीशन की बात रखी है। मतलब फ्री मतलब मार्केट में कोई भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होगा, अपने आप जो मार्केट अपने आप को बैलेंस कर लेगी। और परफेक्ट कंपटीशन का मतलब इसमें जो होमोजीनियस मतलब प्रोडक्ट सेम, प्रोडक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं है, प्रोडक्ट सेम बेच रहे हैं और बहुत सारे सेलर हैं, मतलब बहुत सारा कंपटीशन है, उसमें अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं ये अपने आप ही। तो इस चीज़ के बारे में दिया है। तो इन्होंने कहा कि जो ऑटोमेटिकली ये अपने आप को इस तरीके से ऑपरेट कर लेते हैं, इन सच वे, इस तरीके से ऑपरेट कर लेते हैं कि इनको फुल एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन है इनको वो वापस रिस्टोर कर लेते हैं, वापस ही फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति पर चले जाते हैं बिना गवर्नमेंट इंटरवेंशन के। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं बीच टाइम में, लेकिन वापस फुल एम्प्लॉयमेंट के स्तर पर ये पहुंच जाएंगे, मतलब रोजगार नहीं होगा यहाँ पर। फिर आए भाई केंज, जिन्होंने इनकी धज्जियाँ उड़ाई। कहा 1929 से 33 मतलब 1929 से 1933 में जो केंज ने उस समय ये प्रॉब्लम देखने को मिली। ये प्रॉब्लम थी ग्रेट डिप्रेशन की, जिससे केंजियन थ्योरी निकल कर आई। ये ज़्यादातर देखने को मिला कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ में, मतलब जहाँ पर कंपनी इंडस्ट्रीज जो वे हैं वहाँ पर इसको देखने को मिला। विच क्योज ए हग एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, जहाँ पर क्या हुए बहुत सारे लेबर बेरोजगार हो गए, और अदर रिसोर्सेज इन दिस कंट्री एज ए रिजल्ट लेवल ऑफ नेशनल इनकम विल बी, और क्या हुआ, नेशनल इनकम फेल डाउन होने लगी, नेशनल इनकम गिरने लगी। ड्यू टू दिस डिप्रेशन, इस डिप्रेशन, इस जो मंदी के कारण बहुत सारे जो फैक्ट्रीज थी वो क्या हो गई, बंद हो गई इस कंट्रीज़ में। और फैक्ट्रीज वर वर्किंग आल्सो नॉट बीइंग फुल प्रोडक्टिव कैपेसिटी, और जो फैक्ट्रीज चल भी रही थी वो पूरी प्रोडक्टिव कैपेसिटी के साथ काम नहीं कर रही थी। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कहें तो दे अपेयर्ड ए गुड डील ऑफ एक्सेस प्रोडक्टिव कैपेसिटी इन दिस इकोनॉमिक्स। दूसरे शब्दों में कहें तो इन्होंने क्या किया है, गुड डील देखने को मिलती है कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी इकोनॉमी में, हमें दूसरे शब्दों में कहें तो एक्सेस में प्रोडक्ट कैपेसिटी देखने को भी मिल सकती है इकोनॉमिक्स में एज ए रिजल्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब जो बेरोजगार हो गए थे उसके स्तर पर क्या हुआ, देखो अब आप बेरोजगार हो जाओ, आपकी फैमिली में आप ही कमाने वाले हो तो बहुत ही बुरी स्थिति हो जाती है। तो लो भी इनकम मतलब जो जिन लोगों की नौकरी नहीं गई थी वे भी, इसने बहुत ही
बहुत ही भयंकर प्रभाव डाला इनके लोगों के ऊपर। इन्होंने बहुत ही सफ़र किया है इस चीज़ से इन लोगों ने। तो द कंडीशन थी जो डिप्रेशन की, अनएम्प्लॉयमेंट की, वो ऑटोमेटिकली डिसअपियर, मतलब जहाँ पर जो क्लासिकल थ्योरी थी फेल हो चुकी थी, अब वो काम नहीं कर पा रही थी, वो अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति बढ़ती जा रही थी, अब ये कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, अब जरूरत थी गवर्नमेंट इंटरवेंशन की, जो बात क्लास केन्स ने भी बताई। देयरफॉर इसलिए लोगों का विश्वास क्लासिकल इकोनॉमी के थॉट से फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ वो क्या हो गया, अब सेके हिलने लगा अब ये चीज़। बस इस प्रकार जो क्लासिकल थ्योरी थी फुल एम्प्लॉयमेंट की, वो पूरी तरह से अब इम्फिशली रॉन्ग प्रूव हो चुकी थी, गलत प्रूव हो चुकी थी इन दिस बैकग्राउंड। और इस बैकग्राउंड में जो केन्जियन ने अपनी एक बुक लिखी, जिस बुक का नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये बुक उन्होंने लिखी, इन विच जिसमें ही चैलेंज द वैलिडिटी, उसने उस वैलिडिटी को चैलेंज किया, द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इस चीज़ को इन्होंने चैलेंज किया। नॉट ओनली डिड ही क्रिटिसाइज द क्लासिकल थ्योरी, इन्होंने सिर्फ क्लासिकल थ्योरी की फुल एम्प्लॉयमेंट को क्रिटिसाइज नहीं किया, परंतु उन्होंने ये भी प्रूव कर दिया कि ये गलत है। बट आल्सो प्रेजेंट ए न्यू थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट विच जनरली बिलीव्ड टू द करेक्ट एंड वैलिड बाय मॉडर्न इकोनॉमिक्स, और उन्होंने एक नई थ्योरी प्रोवाइड की जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स की तरफ जो बिल्कुल सही तरीके से बिलीव करेगी। केन्स ब्रोट अबाउट सच ए फंडामेंटल इम्पोर्टेंट चेंज, केन्स लेकर आया सच फंडामेंटल इम्पोर्टेंट चेंज लेकर आया इकोनॉमिक थॉट में एट दैट टाइम, इस समय, और दैट द केन्जियन थ्योरी इज जनरली नोन एज न्यू इकोनॉमिक्स, और जब अब क्या हुई केन्जियन थ्योरी को हम न्यू इकोनॉमिक्स थ्योरी के रूप में भी जानते हैं। By being impressed by the fundamental and revolutionary nature to change in economic theory by the Keynesian, many economists call the general theory of employment, इसलिए अब क्या हुआ, इसी थ्योरी को एक नाम और मिला जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी का, जो केन्जियन रिवोल्यूशन के नाम से प्रचलित हुआ, तो इसे केन्जियन रिवोल्यूशन कहा गया। तो इस तरीके से हम केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को आउटलाइन डिमांड की बात करेंगे आज। अब तो इफेक्टिव डिमांड में क्या बात की गई है, जो इनकम और एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, तो इनकम और एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन होती है, इफेक्टिव डिमांड इसमें महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इनकम और एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, वो इफेक्टिव डिमांड में देखो। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो एम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड के ऊपर डिटरमाइंड होता है। जो ग्रेटर लेवल होता है इफेक्टिव डिमांड का, वो ग्रेटर अमाउंट देता है एम्प्लॉयमेंट में। हाउ मैनी मैन विल बी एम्प्लॉयड, तो कितने मैन एम्प्लॉयड होंगे। इंडिविजुअल फर्म डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पर्सन, मतलब एक कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट के हिसाब से, अगर मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब उसकी डिमांड है उसके मार्केट में उसके प्रोडक्ट की, तो मार्केट में डिमांड है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, वर्कर को हायर कर लेगा। वैसे ही जैसे कि इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी में अगर मैन को आज अब क्या है कि इंडिविजुअल को प्रॉफिट हो रहा है, इंडिविजुअल को प्रॉफिट हो रहा है तो वो डिमांड करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेगा, तो डिमांड करने से कंपनी को प्रॉफिट होगा, कंपनी क्या करेगी, सामान को भेजेगी, वो हायर करेगी और वर्कर को। तो पूरी इकोनॉमी में ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन किया जाता है, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होती है, उसे इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। अर्थात एग्रीगेट सप्लाई मार्केट्स में जो प्रोडक्ट कौन गुड और सर्विस को सप्लाई करने वाला एंटरप्रेन्योर, प्रोड्यूसर, और जो मार्केट के अंदर जो उसको सामान को खरीदने वाला, कंज्यूम करने वाला इंडिविजुअल, उन दोनों को कनेक्ट करता है एक अच्छी तरीके की इफेक्टिव डिमांड। तो इसी अब बात करेंगे एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन की। तो एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन में क्या होता है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या करेगा, एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉय को जब हायर करता है
तो वो देखता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, मतलब जितना प्रोडक्शन किया जा रहा है उसकी जितनी लागत है, क्या उस लागत को वो बेच के मार्केट में अपने माल की रिकवरी कर पा रहा है नहीं, क्या वो उसके लिए वर्थ वाइल है या नहीं। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो इनकर्ड जो व्यय किया गया है एम्प्लॉय के ऊपर सर्टेन अमाउंट ऑफ नंबर, एक जो जितने भी लेबर उसको ऊपर जो रिसीव किए गए उसके ऊपर लगाया जाता है, उसी लेवल को दिखाता है। एम्प्लॉयमेंट के जिस लेवल पर एग्रीगेट सप्लाई प्राइस इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, मतलब जितना भी मनी का जितना भी अमाउंट है, जितना एंटरप्रेन्योर के द्वारा लगाया गया है इकट्ठे रूप से, तो वो रिसीव कर रहा है कि उस प्रोड्यूस गिवन जो नंबर ऑफ लेबर एम्प्लॉय जितने उसके पास एम्प्लॉयड है, क्या उसके हिसाब से वो उतना माल बेच पा रहा है या नहीं, क्या उसने ज़्यादा हायर तो नहीं कर रखे, इस चीज़ को दिखाता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहे तो एग्रीगेट सप्लाई प्राइस क्या दिखाता है कि वो क्या उसको जो मिला है उसके हिसाब से वो एम्प्लॉयमेंट को कितने एम्प्लॉयमेंट को हायर कर सकता है। यही जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो एम्प्लॉय का, वो कितने लेबर को एम्प्लॉय कर सकता है, उस चीज़ को दिखा रहा है एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। किस प्राइस पे, क्या उस प्राइस को वो रिकवर कर रहा है या नहीं, इस चीज़ को दिखा रहा है एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। वो प्राइस क्या है, वो एग्रीगेट सप्लाई प्राइस जिसके ऊपर वो वर्कर को हायर एम्प्लॉय कर रहा है। इट इज़ ऑब्वियस, मतलब ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो एंटरप्रेन्योर के द्वारा एम्प्लॉय पर लगाया जाता है, जिसके हिसाब से वो एम्प्लॉय को लेता है उसको कवर कर रहा है नहीं कर रहा, और इसके हिसाब से वो जो अमाउंट एम्प्लॉयमेंट के उसको डिटरमाइन करता है कि कम करना है या ज़्यादा करना है इस चीज़ के। देखो एक बात है, अगर इसने ज़्यादा एम्प्लॉय कर लिया है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसका इंक्रीज हो जाए कॉस्ट, मतलब जितना प्रोडक्शन कर रहा है उतना ज़्यादा कॉस्ट तो वो एम्प्लॉय के ऊपर दे रहा है, तो ऐसी समस्या भी बन सकती है। इसलिए जो एग्रीगेट सप्लाई प्राइस है वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो लेबर है उसको एम्प्लॉयड करना है और गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए, अगर वो ज़्यादा है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर 80, जैसे कि मार्केट में 150 रुपये में कोई सामान बेच रहा गुड एंड सर्विस, और एम्प्लॉय को 100 रुपये दे रहा है, 50 खुद रख रहा है, तो ये वर्थलेट है, उसके लिए ठीक है, उसे एग्रीगेट सप्लाई प्राइस कहेंगे। तो केन्स का जो एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन है ये रिलेशनशिप को दिखाता है कि कितने वर्कर एम्प्लॉय किए जा रहे हैं और कितना सप्लाई प्राइस फंक्शन है उसके बीच का ही रिलेशनशिप दिखाता है। तो क्या रिलेशनशिप दिखाता है, कितने वर्कर्स ऑफ एम्प्लॉयड हैं और एग्रीगेट सप्लाई प्राइस और नंबर ऑफ वर्कर के बीच का एक रिलेशनशिप दिखाता है। ये इस प्रकार से हम एक एग्रीगेट सप्लाई दिखा सकते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के स्तर को। अब बात आती है एग्रीगेट डिमांड फंक्शन की। इसमें क्या दिखाया गया है, OX पे नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए हैं जो एम्प्लॉयड है, इस पे रिसिप्ट दिया हुआ है, मतलब कि जो नंबर ऑफ पर्सन को, कितने पर्सन को वो एम्प्लॉय कर रहा है उसका दर। इसमें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात है। अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा कोई कम है और एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है, मतलब मार्केट में गुड और सर्विस ज़्यादा पहुँचाई जा रही है जबकि लोग उसको खरीदने वाले कम है, तो मार्केट में जो हायर करने वाले प्रोड्यूसर है तो उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में पहले से सप्लाई ज़्यादा है, इसलिए वो वहाँ पर एक एम्प्लॉयमेंट पाएंगे, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर लोग बेरोजगार रहना नहीं चाहते लेकिन फिर भी उनको रोज़गार नहीं मिलता क्योंकि सप्लाई कम है। तो ये एग्रीगेट डिमांड फंक्शन दिखाता है एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल एम्प्लॉयमेंट के डिटर्मिनेशन में। एग्रीगेट डिमांड फंक्शन क्या है, दिखाता है प्रत्येक पॉसिबल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को, जो क्या करेगा इकोनॉमी में एक्चुअली में उसको कितना सेल हो रहा है पूरे वर्कर के एम्प्लॉयड को इकोनॉमी में। यहाँ पर दिखाया हुआ है कि एग्रीगेट डिमांड प्राइस में कि जितना अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर वो एक्सपेक्ट आशा लगा रहा है, जो एक्चुअली जो आशा है उसकी कितना जो खर्चा है जो वर्कर के ऊपर लग रहा है, वो क्या गुड और सर्विस बेच के वो उस एम्प्लॉय को जितना निकाल पा रहा है या नहीं, इस चीज़ को एग्रीगेट डिमांड प्राइस दिखाते हैं।
जैसे कि एग्रीगेट सप्लाई प्राइस था वैसे ही दिखा रहा है, बट वहाँ पर क्या था, वहाँ पर डिफरेंट लेवल थे एम्प्लॉयमेंट के, हैं वेरीज करते थे। एग्रीगेट डिमांड आल्सो वेरीज करते हैं इस चीज़ को भी, परंतु जो एग्रीगेट सप्लाई प्राइस है वो उसको खरीदने की क्षमता दिखा रहा था एम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पर जो एग्रीगेट डिमांड प्राइस है, यहाँ पर वो कितना माल बेचकर रिकवर कर सकता है इस चीज़ को दिखा रहा है। दिस इज़ बिकॉज, क्योंकि जो बिकॉज डिफरेंट लेवल है एम्प्लॉयमेंट के, डिफरेंट इनकम लेवल डिफरेंट तरीके से जनरेट हो सकती है, अलग अलग तरीके से कि उसका कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मतलब क्या कहा गया है इसके अलग अलग 4 कंपाउंड हम दे सकते हैं कि कोई कंज्यूमर कितना कंज्यूम करता है। अगर वो ज़्यादा कंज्यूम करता है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी गुड की, तो वो ज़्यादा डिमांड करेगा, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी। अगर उसकी इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट डिमांड ज़्यादा है या कम है, इन्वेस्टमेंट डिमांड ज़्यादा है, मार्केट में कुछ ज़्यादा चीज़ों के ऊपर डिमांड ज़्यादा कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट करने से उसके पास मनी क्या होगी, कम होगी। मनी कम होगी तो क्या होगा, वो ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर पाएगा, तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया है, खर्चा किया है, तो क्या होगा, लोगों की परचेजिंग पावर क्या होगी, बढ़ जाएगी। लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तो क्या होगा, लोगों ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे, एग्रीगेट डिमांड पड़ेगी। नेट एक्सपोर्ट में भी जो बैलेंस देखने को मिलता है कैसा है, वो भी एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करने का काम करता है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के फैक्टर हैं जो एग्रीगेट डिमांड को डिटरमाइन करने का काम करते हैं। यहाँ पर दिखा रखा है कंजप्शन डिमांड को जो डिस्पोजेबल इनकम, मतलब अगर आपके पास हाथ में डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है कि आपके हाथ में कितनी बचा, जो सब टैक्स टूक्स को हटा के कितना बचा आपके पास हाथ में, तो वो कंजप्शन आप उसके हिसाब से डिमांड करोगे आप कंजप्शन को। अगला है पर्सपोंसिटी टू कंज्यूम। पर्सपोंसिटी टू कंज्यूम क्या दिखाता है, पर्सपोंसिटी टू कंज्यूम वो बताता है वो उसको जितना आप कितना कंज्यूम करना चाहते हो, कितना सेव करना चाहते हो, इस चीज़ के एक दर को दिखाता है। तो जो केन्स ने भी जो बात रखी थी वो 2 चीज़ों के ऊपर बात रखी थी कि कैसे ये डिटरमाइंड होगा। एक तो था रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक था मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट आपको मार्केट में ज़्यादा मिल रहा है, आप बैंक में जमा करवा दोगे अपनी कैश मनी को अपने मार्केट में आप बैंक में जमा करवाए, तो आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसके हिसाब से ज़्यादा मिल रहा है, तो आप बाद में डिमांड कर सकते हो, लेकिन बीच के लिए आपके टाइम की डिमांड कम हो जाएगी, तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। तो इस तरीके से मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, आपको किसी चीज़ को, जैसे कोई मशीन है आप खरीद रहे हो मशीन को, अगर उस मशीन को खरीदने से आपको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट करने से, आपकी दूसरी चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से आपकी कंजप्शन पे इफेक्ट पड़ता है कि आप किस गुड्स और सर्विस, क्योंकि आपके पास मनी लिमिटेड है, हमारे पास इतनी ज़्यादा लिमिटेड होती है मनी, इतनी ज़्यादा हमारे पास होती नहीं, स्कार्सिटी की समस्या बनी रहती है। तो जब जो प्रॉफिट है वो किस हिसाब से दिखता है उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और ये बिल्कुल इन्वेस्टमेंट इफेक्ट डालता है इस चीज़ के ऊपर।